नमस्कार दोस्तों, आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और जो 12 है उसमें हमें वेग और त्वरण निकालना है। अच्छा, अब एक नई चीज़ है वेग और त्वरण। तो आपने पढ़ा होगा कि जो वेग है वो विस्थापन में परिवर्तन की दर होती है, विस्थापन में परिवर्तन की दर। अब अगर मान लीजिए आपका जो सदिश है, आप जिस बिंदु पे हैं उस बिंदु का सदिश आर सदिश है। ये मान लीजिए आपका एक्स एक्स है, ये आपका वाई एक्स है और ये तीसरा आपका जेड एक्स है। और आप मान लीजिए किसी मूल बिंदु से मानते शुरू करते हैं। आप मूल बिंदु से उठकर, तो ये मान लीजिए हमारा एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक एक्स वाई जेड है और एक कण जो है वो O से P तक जा रहा है। तो उसका जो R सदिश होगा, विस्थापन सदिश जिसे कहते हैं, क्योंकि आप O पे थे और आप P पे चले गए तो विस्थापन सदिश हो गया R, जो कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की होता है। ये छोटी छोटी बातें तो आपको पहले से ही पता होगी विस्थापन सदिश क्या होता है, क्योंकि फिजिक्स विस्थापन तो बिना शुरू ही नहीं होती। विस्थापन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित होना, जहाँ था एक स्थान को बदल के दूसरे स्थान पे चले जाना। और ये जहाँ से आप उठे हैं, जहाँ आप गए हैं, इसको मिलाने वाला जो सदिश होता है वो विस्थापन सदिश कहलाता है। और आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। ठीक है, तो अब बात आती है वेग की, कि वेग क्या होता है। वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। आपका विस्थापन कौन है? आर में परिवर्तन की दर, और परिवर्तन की दर का मतलब समय के सापेक्ष अवकलन, तो डी आर ओवर डी टी, ये आपको वेग दे देगा। फिर आपके पास आता है त्वरण। अब त्वरण आप ए से दिखाते हैं या बी से या सी से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अधिकतर आप फिजिक्स में ए से दर्शाते हैं क्योंकि ए फॉर एक्सेलरेशन। लेकिन बेहतर शब्द जो है वो हम यहाँ पे अगर ए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तो हमारे सवालों में ए तो बहुत सारे ऐसे ही मिल जाते हैं, है ना। गणित जब भी आप निकालते हैं, मैथ जब भी आप निकालते हैं, तो आप देखते हैं ज़्यादातर ए लिखे हुए हैं, ए है, बी है, इनके पर ये जो चीज़ें हैं ये हम नियतांक के तौर पर काम में लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ए नाम देना चाहे ए नाम दे दीजिए। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ए नाम आपका ज़्यादा टिकेगा, क्योंकि जब आप ए मानेंगे तो पता चलेगा सवाल में भी एक ए और है। तो आपका ए और सवाल वाला ए, दोनों को आप अंतर कैसे पैदा करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप ए की बजाय कुछ और मान लीजिए, फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। लीजिए एफ नाम दे देता हूँ त्वरण का, और त्वरण होगा विस्थापन का 2 बार अवकलन या फिर वेग का एक अवकलन। वेग में परिवर्तन की दर कह सकते हैं आप, या फिर विस्थापन का 2 बार अवकलन कर दीजिए टी के सापेक्ष, ये आपका त्वरण हो जाएगा। तो ये इस तरीके से वेग और त्वरण आएगा। इसी पे हमारे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आधारित है। बड़े सिंपल से ही हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपके। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पहले देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका x बराबर 4 cos t, y बराबर 4 sin t, z बराबर 60, t बराबर 0 और t बराबर π/2 पर इसका वेग भी और त्वरण भी ज्ञात कीजिए। वेग तथा त्वरण, ठीक है भाई, अभी ज्ञात कर देते हैं। ये x रहा, ये y रहा, ये z रहा। पहले विस्थापन सदिश बना लेते हैं सबसे पहले ना। पहला काम होगा हमारा विस्थापन सदिश को तैयार करना। तो विस्थापन सदिश कैसे बनेगा? आर सदिश विस्थापन सदिश, आर सदिश बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। एक्स की जगह 4 cos t आई कैप, 4 sin t जे कैप प्लस 60, ये आपका आर सदिश आ गया। अब आप आर सदिश का पहला अवकलन कीजिए ताकि वेग निकल जाए। वेग बराबर डी आर ओवर डी टी, ये हो गया -4 sin t, cos का माइनस sin t, आई कैप साइन का cos t, जे कैप 6t का 6। ये लीजिए भाई आपका वेग आ गया। ठीक है, ये आपका वेग का फॉर्मूला आ गया। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा स्टार्ट होता है वो कि वेग आ गया। वेग भी ये नहीं पूछा कि वेग का फॉर्मूला निकालिए, बल्कि पूछा कि वेग का मान निकालिए, वो भी कहाँ पर? t बराबर 0 पर और t बराबर π/2 पर। तो एक एक करके वेग निकाल लेते हैं। वेग t बराबर 0 पर, t का मान 0 रख दीजिए। t का मान 0 रखते हैं, साइन 0 0 होता है तो 0 आई कैप, cos 0 1 होता है तो ये हो गया 4 के कैप, 4 जे कैप, और कुछ है नहीं 6, तो ये आपका t 0 पे आ गया। अब आपको एक बार और निकालना है, t बराबर π/2 पे और निकालना है। तो t बराबर π/2 पर, वेग π/2 पर, π/2 साइन 90 का मान 1 होता है तो ये माइनस का 4 साइन आई कैप हो गया, -4 आई कैप हो गया। cos 90 का मान 0 होता है तो ये 0 जे कैप हो गया, और प्लस इसमें कोई t है नहीं, 6 के कैप। ये लीजिए आपकी वेग आ गई। अब अगला काम है वेग के बाद त्वरण निकालना। त्वरण निकालने के लिए एक बार और अवकलन कर दीजिए।
त्वरण निकालने के लिए बेटा एक बार और अवकलन कर दीजिए। त्वरण को अगर आप एफ से दर्शा रहे हैं, देखिए फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप कहें ए मानना चाहते हो मानिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर किसी क्वेश्चन में भी ए आ जाए तो फिर तो आप ए नहीं मान सकते ना, क्योंकि 2 ए तो नहीं हो सकते, और 2 ए होंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब किसी सवाल में ए दिया हो तब आप कुछ और मान लें। और एक बात है, जब किसी और सवाल में आप कुछ और मानेंगे तो इससे बेहतर है सारे सवालों के लिए कुछ और मान लें, ताकि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो ही नहीं बार बार। किसी में आप ए मान रहे, किसी में आप एफ मान रहे, उससे बेहतर है सब में आप एफ ही मान लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर, टी के सापेक्ष 2 बार अवकलन। एक बार तो ऑलरेडी हो चुका है, अब इसी का दोबारा कर देते हैं। -4 cos टी आई कैप -4 sin टी जे कैप प्लस 6 का 0 0 के कैप, तो ये हो गया -4 cos टी आई कैप, sin टी का cos टी हो गया, cos टी का -sin टी हो गया 0 की। अब आप यहाँ पे ये आपके पास आ चुका है। अब आपको f का मान 2 टाइम पे निकालना है। एक बार तो t बराबर 0 पे, t बराबर 0 पे, t बराबर 0 रखोगे तो cos 0 का मान 1 होता है, तो ये 4 आई कैप हो गया। sin 0 का मान 0 होता है, तो ये 0 हो गया, 0 के कैप, 0 जे कैप और 0 ही के कैप। लेकिन अगर यही f का मान हम t बराबर π/2 पे निकालते हैं, 90 डिग्री पे निकालते हैं, तो 90 डिग्री पे होते ही cos 90 का मान 0 0 आई कैप हो गया और -4 जे कैप हो गया और 0 के कैप हो गया। ये लीजिए आपका त्वरण भी आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक सदिश r दिया गया आपको, जो विस्थापन सदिश है r, वो बराबर है a सदिश t स्क्वायर प्लस b सदिश t प्लस c सदिश, जो कि अचर सदिश है। ये a b c तीनों ही अचर सदिश है। अचर है, इसका मतलब इनका अवकलन या तो 0 होगा या ये अवकलन से बाहर आ जाएंगे। अगर कोई t का कोई और पद है तो ये कांस्टेंट वेक्टर है, अचर सदिश है। अब क्वेश्चन में कहा गया है सिद्ध कीजिए कण का त्वरण होगा। कण का त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो निकालेंगे आप, जो त्वरण निकालेंगे वो अचर होगा, कांस्टेंट होगा, वो एक अचर होगा यानी एक कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट होने का मतलब है वो समय पे डिपेंड यानी टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, टी पे निर्भर, क्योंकि अचर वही होता है जो समय पे निर्भर नहीं करता है ना। अचर किसे कहते हैं? जो नहीं बदलता है ना, जो नहीं बदलता है, नहीं बदलता अचर, अचर जो चर नहीं है, चर नहीं है मतलब बदलता नहीं है। और जो बदलता नहीं है कैसे? जैसे समय बीतेगा लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो मतलब समय से मुक्त है वो, समय से मुक्त है तो वो अचर है। तो आइए कण का त्वरण निकाल लेते हैं। 2 बार अवकलन करना होगा, कण का त्वरण आ जाएगा। 2 बार अवकलन करना होगा, एक बार किया dr ओवर dt, a सदिश अचर है जो कि बाहर, t स्क्वायर का हो गया 2t, फिर b सदिश बाहर, t का 1, c का 0 सदिश, c सदिश है तो अवकलन 0 सदिश हो गया। ठीक है बेटा, एक बार और कर देते हैं, हाथों हाथी लगे हाथी। पुनः अवकलन करने पर t के सापेक्ष, पुनः अवकलन करने पर, पुनः करने पर a सदिश 2t का 2 गुणा 1, 2 बाहर t का 1, प्लस b सदिश 1 का 0 और 0 का तो 0 है ही, तो ये आपका सिर्फ बचेगा 2a सदिश, कि बाकी 0 हो गए। डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर जो कि आपका त्वरण हो गया, और त्वरण आपका कितना आ रहा है 2a सदिश। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा ये 0 हो गए, b इंटू 0 0, 0 सदिश 0, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 0, काम खत्म। तो 2a सदिश बच गया, जो कि साफ दिखा रहा है कि ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये 2a के बराबर है और 2a जो है वो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि a कांस्टेंट है, दिया हुआ ये लिखा हुआ देखिए, a सदिश है, a अचर सदिश है, 2 अचर है, दोनों की गुणा करने से जो आएगा वो भी अचर आएगा। तो इसका मतलब ये जो त्वरण है, ये जो एक्सीलरेशन है, ये एक कांस्टेंट है, मतलब डिपेंड नहीं करता है टाइम पे, और टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, इसका मतलब कितना भी समय बीत जाए इसका त्वरण हमेशा इतना ही रहेगा, एक्सीलरेशन इतना ही रहेगा, ना कभी घटेगा ना कभी बढ़ेगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन जो वेग और त्वरण से जुड़े हुए हैं आपको समझ में आ गए होंगे, और अगले लेक्चर में इसके जो लास्ट 3 क्वेश्चन है वो भी पूरे करवा दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।